अभय पटनायक ताऊ जी के घर पर रेड मारने के 7 साल बाद राजस्थान के एक राजा के महल पर रेड मारने निकला है, जहां राजा के महल में सब लोग पार्टी में मजे कर रहे हैं। शराब और ठहाकों के बीच में एक लड़की राजा के असिस्टेंट से पूछती है, राजा कुंवर कहाँ है? असिस्टेंट स्विमिंग पूल की तरफ इशारा करता है, जहाँ ये ठरकी राजा स्विमिंग पूल में अंग्रेज लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है। इधर गाड़ियों का काफिला किले के और करीब आता जा रहा है, जिसे देखकर राजा का एक मुखबिर बाइक से किले की ओर भागता है और राजा के पहरेदार को खबर देता है कि किले पर आज रेड पड़ने वाली है। इधर दूसरी ओर अभय पटनायक अपनी गाड़ी के ड्राइवर से कहता है, गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ो। अभय की गाड़ी उस काफिले से अलग होकर दूसरे रास्ते पर चली जाती है। उसी वक्त राजा का असिस्टेंट टेरेस पर जाकर दूरबीन से देखता है और कंफर्म करता है कि वाकई कुछ गाड़ियां किले की तरफ बढ़ रही है, यानी रेड तो तय है। सरकारी गाड़ियां किले के अंदर घुस जाती है। तभी राजा के गार्ड्स इनकम टैक्स के लोगों पर फायरिंग करते हैं ताकि वो लोग डर जाए। इधर राजा अपने असिस्टेंट से कहता है कि वह सारा सोना और पैसा लेकर किले से निकले। इधर ट्रकों में भर भर कर ब्लैक मनी भेजा जा रहा है। राजा उसे किसी सीक्रेट जगह पर छुपवा रहा है। इधर अब किले की छत से तोपों को चलाया जाता है और राजा आकर कहता है कि चले जाओ यहाँ से, वरना सच में गोलियां चलेंगी। फिर राजा के ढेर सारे गुंडे इनकम टैक्स के लोगों पर अटैक कर देते हैं और आखिर में उन्हें भगा दिया जाता है। वही काला धन राजा का असिस्टेंट लेकर जा रहा होता है। रास्ते में वो देखता है कि सामने अभय पटनायक की जीप खड़ी है। अभय अपनी जीप से उतरता है और कहता है कि राजा को पकड़ने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार हमला किले पर ही किया जाए। अभय हल्के से मुस्कुराकर इशारा करता है और हम देखते हैं कि पूरी टीम पीछे से आ रही है, जिसे राजा ने किले से भगाया था। अभय और उसकी टीम राजा के सारे ब्लैक मनी को सीज कर लेती है। सभी जीपों के साथ अभय पटनायक जयपुर के इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचता है और राजा का असिस्टेंट अभय को रिश्वत देने की कोशिश करता है। 7-8 लाख में मामला सेट करते हैं। अभय का असिस्टेंट महंत राजा के असिस्टेंट को एक पर्ची देता है 2 करोड़ की। राजा का असिस्टेंट पर्ची को देखता है और शॉक हो जाता है। 2 करोड़ की डिमांड को देखकर अभय कहता है, बहुत हो गई ईमानदारी और ये गरीबों वाली नौकरी भी। आफ्टर 2 वीक्स जेल में हम वही ताऊ जी को देखते हैं जिनके यहाँ अभय ने पहले रेड डाली थी, जो 7 साल से सजा काट रहे हैं। ताऊ जी अभी भी दुख में है कि उसके फैमिली वालों ने ही अभय को सब बता दिया था, जिससे वो अभी तक जेल में है। वहाँ का जेलर और हवलदार ताऊ जी की पूरी सेवा में लगे हैं और ताऊ जी को इंतजार है कि कब उसे पैरोल मिलेगी। इधर वहीं दूसरी तरफ अभय की पत्नी मालिनी ड्रॉर से साड़ी निकाल रही होती है। तभी पीछे से अभय आता है और मालिनी को साड़ी थमाते हुए धीमे लहजे में कहता है, फिर से ट्रांसफर हो गया। मालिनी रुक जाती है और गहरी सांस लेकर अपने 7 साल की बेटी मिनी को आवाज देती है। बाहर मिनी, जो साइकिल ठीक कर रही है, वह समझ जाती है कि पापा का ट्रांसफर फिर से हो गया। मिनी नाराजगी से आती है, होठों पर मासूमियत लिए कि पापा मेरे दोस्त भी नहीं बने और आपका ट्रांसफर हो गया। मालिनी अभय से कहती है, इस बार तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, तो फिर ट्रांसफर किस बात का? अभय अखबार की ओर इशारा करता है और मालिनी वो देखे बिना ही कह देती है, मुझे पता है मेरे पति ने कभी रिश्वत नहीं ली। मालिनी को भरोसा है अभय की ईमानदारी पर। अभय अपनी फैमिली को लेकर चल पड़ता है नई पोस्टिंग की तरफ, जहां वो राजस्थान से होते हुए भोज में आते हैं, जो सीधा रेफरेंस है भोपाल का, जहां भोज में एंटर करते ही हर तरफ एक ही चेहरा देखने को मिलता है, दादा भाई का और उनके फाउंडेशन का। सुबह के वक्त घर के आंगन में बने मंदिर में दादा भाई दूध से अपनी माँ के पैरों को धो रहा है, साथ ही मंत्रों का उच्चारण भी कर रहा है। माँ की आंखें गर्व से चमक रही है। दादा भाई हर रोज ये करता है, भगवान की मूर्ति के आगे नहीं, माँ के पैरों में सिर रखता है। दादा भाई की माँ कहती है, भगवान मुझे माफ करना, क्योंकि आपसे ज्यादा तो यह मुझे पूछता है। दादा भाई भोज का कैबिनेट मिनिस्टर है और उसका एक फाउंडेशन है, सुषमा जन कल्याण फाउंडेशन, जो कि उसने अपनी माँ के नाम पर बनाया है। फाउंडेशन के अंदर दादा भाई की गाड़ियां आती हैं और दादा भाई चप्पल पहने बिना ही गाड़ी से उतरता है और एक शोकेस में रखी उसकी पुरानी चप्पल को नमन करता है और फिर अपनी चप्पल पहनता है। ये उसका रोज का रिवाज है। इधर अभय अपने नए ऑफिस आता है, जहां का चपरासी तक हैरान है कि पहली बार कोई ऑफिसर टाइम पे आया है। धीरे धीरे सब आते हैं और सबकी निगाहें एक ही आदमी पर टिक जाती है, अभय पटनायक पर, जो फाइलों में उलझा हुआ है। 10 बजे तक पूरा स्टाफ हाजिर हो जाता है। फिर अभय उन्हें कहता है कि पिछले 10 सालों की हर बिजनेसमैन की फाइल निकालिए ताकि हम देख सकें। वहीं की ऑफिसर गीता, जो अभय को अपना रोल मॉडल मानती है, सबको बताती है कि पटनायक ने अब तक कितनी रेड मारी है। ऑफिस में गॉसिप चल रही है कि ये अभय का 74वां ट्रांसफर है और इस बार रिश्वत मांगने की वजह से रात में अभय अपने घर में अपनी फैमिली के साथ है। जहां मालिनी पूछती है कि कुछ मिला क्या, और वो कहता है, पहली बार कुछ भी नहीं मिला। मिनी कहती है कि पापा स्कूल बंद है, 2 दिन होली है, कहीं घूमने चलो ना। अभय मुस्कुराता है और कहता है, कल चलते हैं। अगले दिन उनकी फैमिली फाउंडेशन पहुंचती है, जहां अभय फाउंडेशन की इमारत को निहार रहा होता है और कहता है, जरूर देश विदेशों से डोनेशन आता होगा। तभी पीछे से दादा भाई की आवाज आती है,
हमारी नजर में डोनेशन भी रिश्वत होती है। दादा भाई हाथ जोड़कर सिर झुकाता है और कहता है, आप पहले ईमानदार ऑफिसर हैं जो भोज आए हैं। अभय भी हाथ जोड़कर सर झुकाता है। मालिनी और मिनी आती है और दादा भाई उन्हें फाउंडेशन दिखाने ले जाता है, लेकिन अभय के मन में फिर से कुछ खटकता है। अगले दिन वो पास की एक जूते की दुकान पर जाता है और सैंडल खरीदते हुए दुकानदार से पूछता है, दादा भाई कौन है? दुकानदार खुलासा करता है कि पहले दादा भाई की चप्पलों की दुकान थी और वो सबकी हेल्प करता था, लेकिन फिर दुकान चलना बंद हो गई और दुकान बेचकर उसने लोगों को खाना खिलाया। लेकिन दादा भाई एक दिन पूरा कंगाल हो गया और उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास अब भोज के लोगों का सपोर्ट था। फिर लोग उसे कहते हैं कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए और वो बात मानकर चीफ मिनिस्टर के पास चला जाता है टिकट मांगने। लेकिन चीफ मिनिस्टर दादा भाई की बेइज्जती करते हैं और कहते हैं चप्पल उठाकर यहाँ से निकल लो। दादा भाई की सबके सामने खूब बेइज्जती होती है, लेकिन दादा भाई की बेइज्जती देख लोगों ने उसे खूब सपोर्ट किया और दादा भाई ने अपनी पार्टी बनाई और चीफ मिनिस्टर की पार्टी को हरा दिया। जब दादा भाई से सपोर्ट मांगने चीफ मिनिस्टर आता है तो दादा भाई उससे कहता है कि आपने मेरी बेइज्जती की थी तो माफी मांगिए। चीफ मिनिस्टर माफी मांगता है और इस तरह दादा भाई होम मिनिस्टर बन जाता है। मंत्री बनते ही उसने सबसे पहले फाउंडेशन खड़ा किया जहां लोगों को रोजगार और कारीगर दोनों मिल जाता है। फिर दादा भाई को कैबिनेट में मंत्री बना दिया जाता है। पटनायक की जांच पड़ताल में एक और बात सामने आती है कि दादा भाई की एक प्रेमिका थी नेहा नाम की, जो कि एक एक्सीडेंट में मारी गई। इधर होली के दिन मालिनी ने घर पर छोटी सी पार्टी रखी है। अभय कहता है कि ये तुमने ठीक किया। पार्टी के बीच में अभय को एक कॉल आता है। अभय गाड़ी लेकर निकल जाता है। इधर मालिनी पार्टी में अभय को ढूंढ रही है। अभय वापस आता है और अभय के ऑफिस का आदमी पूछता है, कुछ होने वाला है क्या सर? अभय कहता है हाँ, डिनर, और चला जाता है। अगली सुबह अभय अपने ड्राइवर के साथ एक खेत में पहुंचता है। पूरे खेत को ध्यान से देखने के बाद उसका ध्यान जाता है गन्नों के खेत पर। वो पूछता है, सीजन शुरू हो गया फिर भी गन्ने की फसल क्यों नहीं कटी? एक आदमी बताता है कि विक्रम गढ़ियाल नाम का आदमी है, उसका मानना है कि फसल खड़ी रहे तो बरकत होती है। हर साल यही ड्रामा करता है। अभय को शक होता है। इसके बाद रात को अभय का फोन अभय की एम्प्लॉय गीता को जाता है। फिर धीरे धीरे हर ऑफिसर को ऑफिस एरिया में बुलाया जाता है, जहाँ गीता कहती है कि 75वीं रेड होने वाली है सर की और मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तभी वहाँ अभय काफी सारे एनवलप्स लेकर आता है। फिर सभी को एक एक एनवलप थमाते हुए वो कहता है कि अब आप इसे ओपन कर सकते हैं, और जैसे ही लिफाफे खुलते हैं उसमें लिखा होता है मनोहर धनखड़ यानी दादा भाई। अशोक धीमे से कहता है, इतनी भी ईमानदारी अच्छी नहीं जो इतने अच्छे आदमी के घर पर रेड डलवाए। अभय कहता है कि आप मुझे समझने में गलती कर गए और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब अभय ने राजा का पैसा सीज किया था और 2 करोड़ रिश्वत मांगी थी। राजा का असिस्टेंट निकलता है गाड़ी में और अभय का असिस्टेंट महंत उसका पीछा करता है। राजा का असिस्टेंट एक ठिकाने पर आकर 2 करोड़ गाड़ी में डलवाकर अभय के पास आता है और उसे दे देता है। अभय उसे तसल्ली देकर जाने को कहता है। उसके बाद अभय इनकम टैक्स की टीम को ले जाकर राजा के उसी ठिकाने पर लोगों को अरेस्ट कर लेता है। वो लोग अभय को बताते हैं कि सारा का सारा पैसा हवाला का है, जो कि दादा भाई का है, जो बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री है, और चैलेंज देता है कि ये सारा पैसा दादा भाई का है। यह बात प्रूफ कैसे करोगे? अभय इनकम टैक्स कमिश्नर से अपना ट्रांसफर मांगता है भोज के लिए। कमिश्नर उसे मना कर देता है। अभय उसे कहता है कि मैं खुद पर रिश्वत का इल्जाम लगा रहा हूँ। फिर अभय और मेहनत कमिश्नर अंजानी को पूरा सिनेरियो बताते हैं कि कैसे उन्होंने राजा के किले पर रेड मारी और फिर 2 करोड़ की रिश्वत मांगी। अभय अंजानी को दादा भाई और राजा के बीच के लिंक के बारे में बताता है कि वो दोनों मिलकर चीफ मिनिस्टर की सरकार गिराने की प्लानिंग कर रहे हैं और यह सारा का सारा पैसा दादा भाई का है। कमिश्नर उसे 3 महीने की मोहलत देता है और अभय खुद पर झूठा आरोप लगवाकर भोज जाता है। 3 महीने में अभय भोज में खूब छानबीन करता है और मेहनत को भी एक्टिव कर देता है। इधर मेहनत भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टिगेशन करता है कि 50 फर्जी शेयर कंपनी भी बनाई गई है जिनके जरिए सारे पैसे का लेन देन हो रहा है। अभय गाँव के एक आदमी छोटे राम से पूछता है कि मुंबई में तुम्हारी कंपनी है? वो कहता है कि मेरे पास तो बीड़ी लेने तक के पैसे नहीं है, तो कंपनी कहाँ से होगी? इधर अभय को घर पे बेटी से आइडिया मिलता है कि कई बार चीजें सामने होती है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए, और वही उसे दिखता है फाउंडेशन के बाहर लगा हाथ वाला स्टैचू और अभय उसका एक टुकड़ा काट कर लेकर चला जाता है। साथ ही अभय फाउंडेशन के अकाउंट फाइल के रूम को भी चेक करता है। अभय कॉल करके कमिश्नर से दादा भाई के खिलाफ रेड वारंट मांगता है, लेकिन कमिश्नर कहता है कि सिर्फ और सिर्फ शक के बेस पर मैं तुम्हें वारंट नहीं दे सकता और प्रूफ मांगता है। अभय को पता चलता है कि फाउंडेशन का वो स्टैचू सच में गोल्ड का है और फिर वो पहुंचता है गन्ने के खेत में जहां पर वो खुदाई करता है और उसे जमीन में दबे बक्से मिलते हैं। अभय कमिश्नर को सबूत देता है, गोल्ड का स्टैचू और खेत के नीचे बक्सों की तस्वीरें, और पूरे 30 वारंट मांगता है और कमिश्नर वारंट साइन कर देता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है।
जहां अभय कहता है कि मैंने बेईमान बनने का ढोंग किया था और सबको चलने को कहता है। यहाँ पूरी टीम की सांसें थमी हुई है और सब घबराए हुए हैं, क्योंकि यहाँ रेड उस आदमी के घर पे पड़ने जा रही है जो भोज का भगवान है। सुबह सुबह पूरी टीम पहुँचती है दादा भाई के घर पर, जहाँ अभय को रोका जाता है, लेकिन वह गेट खुलवा ही लेता है। अभय पूरी टीम के साथ अंदर जाता है और सारे लोग दादा भाई के सामने खड़े हो जाते हैं, और इधर वो अपनी माँ के पैरों को दूध से धोते हुए फिर से मंत्र पढ़ रहा होता है। पैर धोने के बाद वो अभय से मिलता है, जहां अभय उससे कहता है कि आपके नाम सर्च वारंट है। दादा भाई की माँ पूछती है, यह कौन है? तो दादा भाई कहता है, इन्हीं अफसर ने तो 7 साल पहले लखनऊ में ताऊ जी के यहाँ रेड डाली थी। आज हमारे यहाँ आए हैं छापा मारने। और फिर दादा भाई का छोटा भाई कहता है कि पहले आप गवाहों का इंतजाम कीजिए, लेकिन सारे गवाह मना कर देते हैं। फिर दादा भाई पूरे परिवार को बुलाता है और अभय से इंट्रोडक्शन कराता है। फिर दादा भाई हाई कोर्ट के जजों को बुलाता है गवाहों के तौर पर, और अभय पटनायक बिना किसी रुकावट के काम शुरू कर देता है। इधर इनकम टैक्स की एक टीम दादा भाई पार्टी के ऑफिस में पहुंचती है और एक टीम गन्नों के खेत में आती है, जहां तुरंत वो खेतों में खुदाई में लग जाते हैं। घर से सिर्फ थोड़े से गहने और कैश निकलता है। दादा भाई मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये औरतों के जेवर हैं और घर का कुछ कैश। पटनायक पहली बार चुप है, उसे दादा भाई के घर से अभी तक कुछ नहीं मिला। इधर खेतों की खुदाई से भी अभी तक कुछ नहीं मिला, न ही घर में कोई अकाउंट की फाइल। इधर अभय के पास अशोक आकर कहता है कि सर सारे पेपर सही हैं, और दादा भाई अभय को देखता है, जो कि मानो कह रहा हो कि आज तो तुम फंस गए। एक टीम मंदिर में जाती है और एक टीम छत पर जाती है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। सब टीम अभय को रिपोर्ट करते हैं कि सर हमें कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। अभय हैरान है और परेशान है कि जो चीजें उसने खुद अपनी आंखों से देखी थी वो आखिर गई तो गई कहाँ। इधर ताऊ अब पैरोल पर जेल से बाहर है और वह न्यूज़पेपर पढ़कर अपने आदमी से कहता है कि दादा भाई के घर रेड डालकर अभय पटनायक ने खुद को फंसा लिया है। इधर दादा भाई का छोटा भाई पटनायक को घूरते हुए कहता है कि अभी तो शुरुआत है, असली घबराहट तो आपको जिंदगी भर होने वाली है। तभी पीछे से गीता दौड़ती हुई आती है, हाथ में वॉकी टॉकी और चेहरे पर घबराहट लिए हुए, कि सर फाउंडेशन से हमारी टीम को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। पटनायक एक पल भी नहीं गवाता, तुरंत अपने सारे ऑफिसर्स को इशारा करता है, सब लोग मेरे साथ चलो। लेकिन तभी सामने से आता है दादा भाई। वो अभय को अपने साथ फाउंडेशन चलने को कहता है, ताकि बाहर जो भारी भीड़ है वो दंगे ना कर बैठे। फिर हम देखते हैं कि दादा भाई और अभय फाउंडेशन के स्टैचू के सामने खड़े हैं। अभय स्टैचू का सैंपल टेस्ट करवाता है, जिसमें कि स्टैचू पीतल का निकलता है। अभय फिर से चौंक जाता है और जेब से एक सिक्का निकालता है कि ये इसी जगह से मिला था, इसे भी चेक करो। टेस्ट होता है और वो असली गोल्ड का निकलता है। अभय को समझ नहीं आ रहा है कि ये सब बदल कैसे गया। अभय गुस्से में कहता है कि अकाउंट्स रूम खोलिए। इधर अकाउंट्स रूम के बाहर दादा भाई और अभय खड़े हैं। अभय कड़क आवाज में कहता है कि दरवाजा खोलिए। दादा भाई अभय पटनायक को भीतर ले जाता है। अंदर की तस्वीर कुछ और ही है। वो जगह जो रात में एक बिखरे करप्शन की गवाह थी, अब एक खूबसूरत लाइब्रेरी में चेंज हो चुकी है। साथ में अंदर दादा भाई के पापा की मूर्ति भी लगी है। सब कुछ तरीके से सजा रखा है, जैसे मानो एक प्लानिंग हो। दादा भाई कहता है कि ये लाइब्रेरी है जो हमारे पिताजी की याद में बनाई गई है। अभय ने जो सोचा था वह सब कुछ उल्टा हो गया और बाहर पब्लिक गुस्सा हो रही है। दादा भाई अपने छोटे भाई को कहता है कि बाहर की भीड़ को कंट्रोल करो। दादा भाई अभय से कहता है कि हमारे साथ ही आना बाहर, क्योंकि पब्लिक काफी गुस्से में है। अगर आप बाहर गए तो शायद जिंदा न रहे। मेरे साथ आइए, एक दूसरा रास्ता है। चलते हुए अभय रुकता है, स्टैचू की ओर देखता है और पूछता है, इतना सोना कहाँ ले गए? दादा भाई कहता है कि लोगों की आंखों के सामने था, किसी ने नहीं देखा और आपने देख लिया। फिर वो बताता है कि हम ईमानदारी का नाटक करते हैं और आप बेईमानी का नाटक करते हैं। आपने रिश्वत लेने की एक्टिंग की थी। जिसने कभी रिश्वत नहीं ली वही 2 करोड़ की पर्ची बना रहा है। आपकी नजर हमारे ऊपर तब से थी, हमारी भी नजर पहले से आपके ऊपर थी। जब आपने राजा के यहाँ छापा मारा उसी दिन से। फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि अभय जब से भोज में आया है तब से पूरे टाइम दादा भाई के लोग उसे फॉलो कर रहे थे और रातों रात दादा भाई के लोगों ने खेतों से संदूक निकालकर ट्रांसफर कर दिया सीक्रेट जगह पर। दादा भाई कहता है, आपकी नजर में 4 चीजें सामने हैं, फाउंडेशन, पैसा, बेनामी कंपनी और गोल्ड। बस एक चीज नहीं देखी आपने, वो 5वीं चीज आपकी आंखों के सामने है। ये रहा आपका टिप, ढूंढिए उसे। अभय उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और बाहर भीड़ बेकाबू हो जाती है। दादा भाई अभय को भीड़ से निकालते हुए बाहर लाता है, लेकिन भीड़ में एक बूढ़ा अभय से टकराता है और चुपचाप वो उसकी जेब में कुछ डाल देता है। इधर अभय को उसका सस्पेंशन लेटर ऑफिस में मिलता है। वह उठता है, देखता है और फिर चुपचाप कुर्सी छोड़ देता है। गीता के पास खड़ा अशोक धीरे से फुसफुसाता है, इस बार सीधा सस्पेंशन मिला है। इधर ताऊ जी अपने आदमी के साथ बैठे हैं और अपने आदमी से कहते हैं, पटनायक तो गया और कहते हैं
अब वो ससुराल की रोटी तोड़ रहा है और एक ईमानदार इंसान के लिए ससुराल की रोटी तोड़ना सबसे बड़ी सजा है। इधर पटनायक अब अपनी पत्नी और बच्ची के साथ ससुराल के घर में रह रहा है, जहां अभय ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है और एक कमरे में अकेला बैठा हुआ है। अभय की टेबल पर एक पर्ची पड़ी है जिसमें लिखा है नेहा राठौर रेलवे विभाग, और यह वही पर्ची है जो उस बूढ़े आदमी ने उसकी जेब में डाली थी। दूसरी तरफ राजा कुंवर सिंह और दादा भाई जश्न मना रहे हैं अभय के जाने का, और अभय भोज की लाइब्रेरी में नेहा राठौर की मौत से जुड़ी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा है। अभय को एक अखबार मिलता है, रेलवे कर्मचारी नेहा राठौर हादसा या आत्महत्या। इधर अभय पटनायक खेतों के बीच खड़ा है और सोच रहा है कि पांचवी चीज आखिर हो क्या सकती है, और तभी उसे समझ आता है पांचवी टिप जमीन है। और वो अपनी बीवी मालिनी को कॉल करता है और बताता है कि मैंने ढूंढ ली, जिस चीज की कीमत सोने की तरह बढ़ती जाती है। फिर अभय रेलवे के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुनीत को कॉल करता है और नेहा राठौर के बारे में पूछता है। अभय उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, जहां उसे पता चलता है कि नेहा ने सुसाइड किया था और लेटर में दादा भाई का नाम था, लेकिन बाद में वह केस रफा-दफा कर दिया गया। पुनीत उसे बताता है पुराने दोस्त के बारे में और अभय उसे कॉल करता है। अभय उसे कहता है कि मुझे तेरी हेल्प चाहिए और अपनी बेटी के वास्ते ही मेरी मदद कर दे। हालांकि उस आदमी की पहचान नहीं बताई जाती, लेकिन वह आकर अभय को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है। पटनायक मेहनत को बुलाता है और वो पता लगाता है कि नेहा राठौर के नाम पर 80 बीघा जमीन है, जिस पर 5 स्टार होटल बना हुआ है। मेहनत फाइलें लाता है और पटनायक को देता है। अभय रेलवे ऑफिस एक लड़की से मिलने जाता है जिसका जया नाम है। जया उसे पहचानती है लेकिन बात नहीं करती और चली जाती है। वह और भी औरतों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोई फोन काट देता है और कोई दादा भाई के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है। अभय मालिनी को बताता है कि दादा भाई ने रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले में लड़कियों के रिश्तेदारों की जमीनें खरीदी और कुछ लड़कियों का सेक्सुअल अब्यूज भी किया। दूसरी तरफ एक होटल के कमरे में दादा भाई और जया साथ हैं। जया कहती है कि घर वाले उसका रिश्ता देख रहे हैं। दादा भाई कहता है कि हाँ कर लो शादी, हम मिलते रहेंगे। ऐसे बीच बीच में और जया से शादी करने से मना कर देता है और बिना पीछे देखे निकल जाता है। अभय कमिश्नर से मदद मांगने आता है। कमिश्नर सीधा कहता है तुम्हें पैसा ढूंढ कर निकालना था, वह तुमसे हो नहीं पाया और हम लड़कियों के जरिए दादा भाई पर केस नहीं कर सकते और तुम अभी ये लड़ाई लड़ने की हालत में नहीं हो। और कमिश्नर कहता है कि हमें तुम्हारी तरह कोई ईमानदार ऑफिसर चाहिए। अभय कहता है ईमानदार नहीं, इस बार जरूरत बेईमान की है। और वही एंट्री होती है वकील देवेंद्र गहलोत की। अभय उसके पास आता है और दादा भाई के खिलाफ PIL डलवाने को कहता है, साथ में पैसे देता है और कहता है कि प्रेशर आने पर बदल तो नहीं जाओगे। गहलोत उसके सामने पैसे चाटता है और कहता है कि लो जी आपका नमक चाट लिया। फिर अभय वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दादा भाई का असिस्टेंट उसे बताता है कि आपके खिलाफ जनहित याचिका डाली गई है कोर्ट में, और बताता है कि दिल्ली में एक बेईमान किस्म का वकील है जो शरीफ लोगों को बदनाम करता है। तभी दादा भाई का फोन बजता है। कॉल अभय की होती है। अभय कहता है कि याचिका में तुम्हारे कर्मों की सजा है। दादा भाई कहता है भोज में मेरी पूजा होती है, लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अभय कहता है एक टिप आपने दी थी, अब एक मैं देता हूँ। अभय नेहा राठौर का नाम रिवील करता है। यहाँ ताऊ जी बैठे होते हैं और अपने आदमी बजाज को इशारों में समझाते हैं कि पटनायक किसी वकील के कंधे पर बंदूक रखकर दादा भाई को निशाना बना रहा है। इस तरफ भोज के इनकम टैक्स ऑफिस में ललन सुधीर की एंट्री होती है। डिप्टी कमिश्नर के रूप में वो कैबिन के बाहर आता है, अपना नाम देखता है और घुटनों पर आकर कैबिन को प्रणाम करता है। फिर बालों पर हाथ फेरते हुए सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि हमारा वर्किंग स्टाइल अभय पटनायक से अलग है और रेड तो हम करेंगे ही, लेकिन बताकर। और यहाँ वो सबकी तरक्की की बात करता है, यानी वही रिश्वत वाली बात। अब ललन को सब अजीब नजरों से देख रहे हैं कि यह कितना करप्ट इंसान है। ललन उनसे दादा भाई के बारे में पूछता है और रात में सीधा दादा भाई के घर पहुंच जाता है। ललन दादा भाई से कहता है कि हम आपसे माफी मांगने आए हैं। वह अपनी बातों से दादा भाई को मक्खन लगा ही रहा होता है कि तभी दादा भाई की माँ वहाँ आती है। ललन सर झुकाकर उन्हें नमस्कार करता है। दादा भाई ऐसा करने के लिए उसे मना करते हैं और ललन कुछ खाने को मांगता है दादा भाई की माँ से। अगली सुबह वकील गहलोत के चैम्बर के बाहर दादा भाई का असिस्टेंट खड़ा होता है, हाथ में शराब की बोतल लिए हुए। वो गहलोत से कहता है क्या चाहिए पीछे हटने के बदले। गहलोत कहता है मैं आपको नाराज नहीं करूँगा, इसलिए मैं बिक गया समझो। दूसरी तरफ अभय उसी खेत में खड़ा है जहाँ गन्ने के खेत हैं। वो जमीन का इंस्पेक्शन करता है और कुछ पुराने निशानों को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और फोन लगाता है गीता को और उसे एक इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरी तरफ दादा भाई का असिस्टेंट कहता है कि वकील ने 2 करोड़ मांगे हैं रिश्वत के तौर पर। दादा भाई का छोटा भाई मना करता है, लेकिन दादा भाई कहता है कि यह हमें देना ही होगा वरना दिक्कत हो जाएगी। इधर होटल में गीता पटनायक को इन्फॉर्मेशन देने आती है। फिर वो बताती है कि कैसे रेड से एक रात पहले वहाँ से सारा पैसा निकालकर पास के गांव के विक्रम गढ़ियाल के पास रखा गया। अभय गीता से कहता है कि यह टिप लल्लन को दे दो और उसके साथ जाकर वहाँ रेड कराओ।
गीता उसी रात लल्लन के घर पहुंचती है और रेड मारने को कहती है। लल्लन खुश हो जाता है और अगले दिन इनकम टैक्स की पूरी टीम निकल पड़ती है विक्रम गडियाल के घर की तरफ रेड करने। अंदर आकर लल्लन विक्रम गडियाल को बुलाता है और लल्लन कहता है, तुम्हारे घर पर रेड पड़ी है, और सब ऑफिसर्स घर के अंदर घुस जाते हैं। लल्लन अंदर फ्रिज की तरफ बढ़ता है और कहता है, ठंडा पानी पिलाओ यार। जैसे ही फ्रिज छूता है विक्रम उसे रोक देता है। लल्लन फ्रिज खोलता है और फ्रिज के अंदर ढेर सारा कैश भरा पड़ा है। विक्रम गडियाल बार बार कहता है कि कुछ ले दे के रफा दफा कर लो, लेकिन लल्लन कुछ नहीं सुनता। विक्रम आखिरकार बता देता है कि दादा भाई का सारा कैश, सारा सोना संदूक में भर कर घास के पीछे छुपाया गया है। लल्लन सारा का सारा माल सील करवा के गाड़ी में भर लेता है। थोड़ी दूर पर खड़ा पटनायक यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है। सभी ऑफिसर्स लल्लन के साथ वहां से निकल जाते हैं। अभय फिर से दादा भाई को कॉल करता है और कहता है कि जरूरत आपको 2 करोड़ की है और 20 करोड़ गए आपके। ये सब कुछ आपकी ही आंखों के सामने हो रहा है। दादा भाई कहता है, पांडव कब से ये सब करने लग गए? अभय कहता है, मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूँ? मैं तो पूरी की पूरी महाभारत हूँ। दादा भाई पूछता है, आखिरकार रेड करने गया कौन था? उसके लोग बताते हैं कि और कोई नहीं, लल्लन सुधीर ही गया था। लल्लन आता है और दादा भाई के पैरों में गिर जाता है। वो यकीन दिलाता है कि मैं आपके साथ हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो पैसा आपका है, वरना मैं रेड पर जाता ही नहीं, लेकिन मेरे पास ऊपर से ऑर्डर था। दादा भाई कहता है कि अब से जब भी भोज में रेड मारोगे तो पहले हमें बताओगे। दादा भाई कहता है कि पैसा कब तक मिलेगा मेरा? लल्लन कहता है कि सर थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। अभय अभी भी सबूतों की तलाश में लगा हुआ है और इधर दादा भाई सोच में है कि उसका सामना कैसे करें। इधर गहलोत का फोन आता है सीधा दादा भाई के असिस्टेंट को। उसकी आवाज में धमकी है कि मैं ज्यादा दिन चुप नहीं रहूंगा। यह बात दादा भाई तक आती है कि अगर उसको 2 करोड़ की रिश्वत नहीं दी तो वो याचिका कोर्ट में डाल देगा। दादा भाई कहता है, इस बार मेरा भाई जाएगा दिल्ली। दादा भाई का छोटा भाई दिल्ली आता है। कमल चौहान नाम के आईएएस के बंगले पर दोनों घर के छत के ऊपर जाकर पानी की बड़ी टंकी से पैसा निकाल ही रहे होते हैं कि पीछे से इनकम टैक्स की टीम आ धमकती है। सब कुछ पकड़ में आ जाता है और साफ हो जाता है कि यह भी दादा भाई का ही पैसा था। दादा भाई अपने भाई से कहता है कि अभय को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल कहाँ से रही है। रात होती है और एक सफेद गाड़ी घर के अंदर आती है। उसमें से दादा भाई का असिस्टेंट विनय निकलता है और पीछे से अभय आता है। विनय चौंक जाता है, लेकिन अभय को देखकर मुस्कुराता है और फिर हमें पता चलता है फ्लैशबैक में कि अभय पटनायक का सबसे भरोसेमंद साथी और कोई नहीं बल्कि दादा भाई का असिस्टेंट विनय ही होता है, जो दादा भाई के साथ रहते हुए हर इन्फॉर्मेशन पटनायक तक पहुंचा रहा था। विनय कहता है कि इस बार मैं टिप तुझे 1 घंटे पहले दूंगा। उधर गहलोत फिर से विनय को फोन करता है पैसों के लिए। विनय कहता है पैसे मिल जाएंगे। दूसरी तरफ दादा भाई विनय को गहलोत को फार्म हाउस पे लाने को कहता है। अब अभय की पत्नी मालिनी भी मैदान में उतरती है। मालिनी रेलवे में काम करने वाली उन लड़कियों से मिलने जाती है जिनको दादा भाई ने मॉलेस्ट किया था। फार्म हाउस पर विनय और गहलोत आते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही इनकम टैक्स की टीम फिर से आ जाती है, जिसे लीड कर रहा है खुद कमिश्नर। इस बार उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी ओर मालिनी की कोशिशें रंग लाने लगी है। मालिनी चाहती है कि जया किसी भी हाल में कन्फेशन दे बस। उधर दादा भाई को शक था कि उसके बीच कोई अपना ही है जो उसे धोखा दे रहा है, और आखिरकार वो विनय को पकड़ लेता है और विनय को बुरी तरह पीटा जाता है। दादा भाई अभय को कॉल करता है और उसे बताता है कि हमने उसे मारा नहीं है, बस गायब किया है। वहीं अब गहलोत को 2 नहीं पूरे 5 करोड़ की रिश्वत दी जाती है। इधर कोर्ट रूम में गहलोत की बातों से तो लग रहा है कि वो दादा भाई के फेवर में ही जाएगा, लेकिन तभी वो कहता है टेप रिकॉर्डर ऑन करिए, और वो टेप चलती है जिसमें दादा भाई खुद उसे रिश्वत देते हुए सुने जाते हैं। दादा भाई का वकील विरोध करता है। कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होते। गहलोत कहता है अगर फिजिकल दे दिए जाए तब, और सामने आता है 5 करोड़ से भरा बैग। वहाँ अभय अभी भी मौजूद है। गहलोत जज को बताता है कि दादा भाई ने कई लड़कियों के नाम पर जमीन खरीदी, उन्हें नौकरी भी दिलवाई और उनके साथ रिलेशन भी बनाए। गहलोत सारे सबूत पेश करता है और साथ में यह भी डिमांड करता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए तब तक दादा भाई को भोज से तड़ी पार किया जाए। जज गहलोत की बात मान के दादा भाई को भोज से दूर रहने का आर्डर देता है। बाहर अभय अब दादा भाई को खुला चैलेंज देता है, अब सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा, और वहां से चला जाता है। ललन अब फिर से दादा भाई के पास आता है और कहता है कि ऊपर से ऑर्डर है, पूरे भोज पर छापा मारना है। अगर कुछ छुपाया है तो बता दो या फिर कहीं छुपा दो, वरना सब कुछ बाहर आ जाएगा। वहीं दादा भाई एक बड़े वकील से मिलता है और जमीनों के पेपर्स देकर कहता है ये सब कुछ आप ले लो, बस कैसे भी करके भोज से तड़ीपारी हटवानी है आपको। उधर पटनायक कमिश्नर के ऑफिस में बैठा है और अपना सस्पेंशन कैंसिल करवा रहा है और कहता है कि मैं दादा भाई से सारा गोल्ड और कैश लेकर आऊंगा, और न आ सका तो यह मेरी करियर की लास्ट रेड होगी। दादा भाई अभय को कॉल करता है और दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि
एक का सस्पेंशन कैंसिल हो गया और एक का तड़ीपारी। इधर भोज के इनकम टैक्स ऑफिस में फिर से एंट्री होती है अभय की, जहां खुलासा होता है कि ललन दरअसल में अभय का जानकार था, यानी कि अभय ने ही उसे अपनी जगह यहाँ भेजा था, जहां लल्लन ने आकर दादा भाई का विश्वास जीता और कन्विंस किया कि वो अपना सारा माल कहीं शिफ्ट कर दे। और ललन बताता है कि दादा भाई ने सारा पैसा एक 5 स्टार होटल में छुपाया है और फिर तैयारी होती है 75वीं रेड की, जहां दूसरी तरफ इस 5 स्टार होटल में ताऊ जी ऐशो आराम से रह रहे थे और इसके साथ ही होटल में इनकम टैक्स की गाड़ियां घुसनी शुरू हो जाती है, जहां इस बार अभय काफी बड़ी टीम और फोर्स लेकर आया है। साथ में जैसे ही इनकम टैक्स ऑफिसर होटल में एंटर होते हैं, मैनेजर सवाल करता है, आप लोग कौन? अशोक कहता है कि होटल पर रेड पड़ी है। एक आदमी जाकर दादा भाई को इन्फॉर्म करता है। दूसरी ओर ताऊ जी फिर से अभय पटनायक से मिलते हैं और कहते हैं, जब अपनी बर्बादी हो जाए तो दूसरों की बर्बादी देखने में मजा बहुत आता है, और मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर दादा भाई संसद में है और तभी उनका आदमी आता है और बताता है कि होटल में रेड पड़ चुकी है। दादा भाई बिना एक शब्द बोले उठता है और निकल पड़ता है। इधर होटल की तलाशी लेने के लिए टीम रूम्स के अंदर नहीं जा पा रही थी क्योंकि अंदर गेस्ट है। पटनायक ऑर्डर देता है, फायर अलार्म बजाओ। फायर अलार्म बजते ही लोग भागने लगते हैं। टीम 2 हिस्सों में बंटती है, आधी अभय के साथ, आधी लल्लन के साथ। लल्लन पेंट्री रूम खुलवाता है जहां गद्दे नोटों से भरे पड़े हैं। इधर होटल के सारे वॉशरूम में नलके सोने के होते हैं जिन्हें निकलवा लिया जाता है। फिर पटनायक दीवारों को ठोकता है, एक तरफ आवाज आती है दूसरी तरफ नहीं। मैनेजर घबराकर कहता है, पीछे लॉन्ड्री रूम है। अशोक गीता को उकसाता है, अपने हीरो को ताकत दिखाओ। गीता साड़ी संभालती है और दीवार को तोड़ देती है। सामने खुलता है ब्लैक मनी का स्लैब, नोटों के पहाड़ और सोना देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं, जहां अंदर कैश के बंडल और गोल्ड के बिस्किट ऐसे गिर रहे हैं कि क्या कहे। पूरी टीम उन सब चीजों को गिनती है। इधर ताऊ जी बहती गंगा में हाथ धो रहे होते हैं। वो चीफ मिनिस्टर को कहते हैं कि दादा भाई डूबता जहाज है, तुम दूर रहना, और कहते हैं कि दादा भाई के सारे विधायक अपनी पार्टी में खींच लो। और दादा भाई के कुछ विधायकों का पलड़ा बदल जाता है। दादा भाई सीधा प्रधानमंत्री को कॉल लगाता है। अब प्रधानमंत्री पहले से बिजी है, वो कॉल इग्नोर कर देता है। गाड़ी में बैठा दादा भाई पागलों की तरह फोन पटकता है। सब कुछ हाथ से फिसल चुका है। इधर उसी होटल के एक रूम में विनय भी मिलता है और यहाँ दादा भाई भोज में लैंड करता है और पीछ गुस्से में गुंडों की फौज। इधर होटल के बाहर दादा भाई के हजारों गुंडे या सपोर्टर नारेबाजी कर रहे हैं और वायलेंट हो रहे हैं। उधर होटल में इनकम टैक्स ऑफिसर फंस चुके हैं। सपोर्टर होटल के गेट के अंदर आ जाते हैं और इधर दादा भाई भी होटल पहुंच जाता है। दादा भाई के गुंडे इनकम टैक्स वालों की गाड़ियों को तोड़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मालिनी उन सब लड़कियों को लेकर पहुंचती है दादा भाई की मां के पास और दादा भाई की सच्चाई बताती है। पहले तो वो भरोसा नहीं करती, लेकिन फिर लड़कियों के मुंह से सुनकर मां टूट जाती है। दादा भाई अभय के सामने आता है और पूछता है, आप तो ईमानदार थे, हमारे खजाने तक पहुँचे कैसे? पटनायक अपना आखिरी पत्ता खोलता है। ललन को सामने लाकर अभय कहता है, जमीन पैसा मिल गया है, अब गोल्ड और फर्जी पेपर बचे हैं बस। दादा भाई कहता है, बाहर जो लोग हैं वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और सच में बाहर भीड़ वायलेंट हुई पड़ी है और पुलिस फोर्स से भी काबू नहीं हो रही है। अभय उन्हें देखता है और निकल पड़ता है। दादा भाई के कहने पर उसके आदमी हमला करने लगते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, जला भी देते हैं। और अभय कहता है, क्यों ना जनता का पैसा जनता को लौटा दे। ललन विंडो तोड़ता है और उनमें से नोटों की बारिश करता है। अब कोई कितना भी बड़ा सपोर्टर हो, उसकी कमजोरी तो पैसा ही है और इसी का फायदा उठाता है अभय और ललन। पब्लिक नोटों पर टूट पड़ती है और सारे जी भरकर पैसा लूटते हैं। यहाँ दादा भाई देखता है कि ये क्या हो गया। एक पल में इनकम टैक्स टीम के लिए रास्ता साफ हो जाता है और सारा कैश ट्रक में भरकर निकाल दिया जाता है। ललन टीम लेकर आता है सीधा फाउंडेशन और एक बुजुर्ग से पूछता है, सोने वाला हाथ कहाँ है? इशारा होता है पास के तालाब में। क्रेन उतरती है और बाहर आता है गोल्ड का बना बड़ा सा हाथ, जिसकी तलाश पूरी फिल्म में थी। लेकिन तभी फिर से आते हैं गुंडे और उनके बीच होते हैं दादा भाई। अभय की टीम पर अटैक होने वाला ही होता है कि सामने 2 गाड़ियां आकर रुकती है, जिनमें से उतरती है दादा भाई की माँ, अभय की पत्नी मालिनी और वो लड़कियां जिनके साथ दादा भाई ने गलत किया था। दादा भाई की माँ शर्मिंदा होती है और चप्पल उतार कर सर पर रखने लगती है। दादा भाई आकर माँ को रोकता है और कहता है, गलती मेरी है, आपकी नहीं। माँ रोते हुए जोर से थप्पड़ लगाती है। अब सबके सामने दादा भाई की पोल पट्टी खुल जाती है। सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं मारने के लिए, लेकिन अभय उन्हें रोकता है कि कानून को अपने हाथों में मत लो। दादा भाई अपनी माँ की चप्पलें हाथ में लेकर फूट फूट कर रोता है। आखिर में पटनायक आता है उस बुजुर्ग इंसान के पास जिसने वो पर्ची दी थी। पता चलता है कि वो नेहा राठौर का दादा है और वो अभय को थैंक यू बोलता है दादा भाई के सामने खड़े रहने के लिए। और उसके बाद पटनायक वहाँ से चला जाता है। यहाँ अब जेल में दादा भाई है और तभी ताऊ जी आते हैं और कहते हैं कि अब बाहर कैसे जाओगे, और दादा भाई की तरफ हाथ बढ़ाते हैं।
इसके साथ होता है मूवी का एंड और यहीं से साफ हो जाता है कि रेड 3 जरूर आएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह थ्रिलर फिल्म, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखना।